में जो उनकी जन्मभूमि थी वहां लिखवा पाए। तो मेरे कहने का मतलब कि ये दोनों व्यक्ति अगर राजभर नहीं लिखवा पाए, ये दोनों नाकाम है और इन दोनों को महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने का हक नहीं है। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ में हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जफराबाद ब्रजेश राजभर जी, जो कि लगातार देखा जाए तो सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेके लगातार ज्वलंत रहते हैं। और आज हम बात करना चाहेंगे कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में आपके राजभर समाज के 2 मंत्री और दोनों कैबिनेट मंत्री, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप मां के ऊपर तक आ गई है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो ओछी बात हो रही है और एक टीवी चैनल पे आ रहा है और मीडिया में आ रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपके समाज पे? देखिए, नेता को तो जो आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी चाहिए था, जिन मुद्दों से को लेकर के ये लोग सड़क से सदन तक गए, समाज ने भरोसा किया। आज वो विधानसभा में है, कैबिनेट में है और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हमेशा दिखने वाले ये नेता है। इतना बड़ा कैबिनेट है, इतनी बड़ी जो है कि मंत्रालय से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर कोई पूर्वांचल में या बनारस में दिखता है तो यही दोनों माननीय लोग दिखते हैं। लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज समाज के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो जो जेन्युइन मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा है, और उन मुद्दों से और अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये ध्यान भटकाने के लिए ये आपस में मेरा जो मानना है कि ये दोनों एक ही भाजपा के ही गठबंधन में हैं। अनिल राजभर जी भाजपा में कैबिनेट मिनिस्टर है, भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और ये गठबंधन में है ओम प्रकाश राजभर जी। अब ये आपस में गाली गलौज और मुद्दों को लेकर के करते हैं। ये इनका मकसद यही है कि समाज जेन्युइन मुद्दों से भटक जाए। आपके कहने का मतलब है कि दोनों लोग आपस में बातचीत के तय करते हैं क्या, कि ऐसा आपको कहेंगे या वैसा आपको कहेंगे, क्या इस तरह का आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं? ये दोनों नेता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये दोनों नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये झगड़ा कोई नया झगड़ा नहीं है। ये माँ बहन की जो बातें चल रही है, अनिल राजभर जी बड़ी शालीनता से एकदम साधुवाद एक संत की तरह कि माँ पे नहीं होना चाहिए। मैं उनका बयान दे दूं, वीडियो है 2018-19 का, और इन्होंने जो है कि सर्किट हाउस बनारस में बयान दिया है कि ओम प्रकाश राजभर माँ बहनों का सौदागर है, बहन बेटियों को बेचने वाला है। और ओम प्रकाश राजभर जी की उसी में प्रतिक्रिया आई कि अनिल राजभर के माँ बहन को मैंने कहाँ बेचा है, दिखाओ अगर असल माँ बाप की औलाद हो। इतनी ऊंची मानसिकता रखने वाले ये समाज के पहले व्यक्ति हैं। आज इतने बड़े नेता हैं, अपना नाम दिखाते हैं, इनके लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे कैबिनेट में हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है, आप और नेताओं के ऊपर उंगली उठाते हो, उल्लू बयान देते हो। ये केवल अपनी टीआरपी और वर्चस्व की लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सम्मानित लोगों, इनके उल्लू बयानों में नहीं फंसना है। ये कंपटीशन है। ये कंपटीशन इस तरह का है कि मैं मोदी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं योगी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। ये अपनी मलाई, अपनी व्यवस्था, अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज तो नया अत्याचार से जूझ रहा है। समाज को आरक्षण, हिस्सेदारी, हकदारी चाहिए, लेकिन समाज के सारे मुद्दों को भटका करके ये नए झगड़े नहीं है, इनका हमेशा झगड़ा होता है।
लेकिन किसी सर्किट हाउस में कहीं मुलाकात हो गई तो ये शिष्टाचार मुलाकात एक थाली में खाने वाले, और ये अलग नहीं है, ये पूरे समाज को दो भागों में बांट दिए हैं, ओम प्रकाशवादी और अनिलवादी, और जेनुअन मुद्दों से भटका करके दो हिस्सों में बांट करके आपस में गाली गलौज करके ये अपने सत्ता की मलाई खा रहे हैं और समाज को भटका रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो अभी एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है तो सुहेल देव जयंती के रूप में मनाने के लिए 22 फरवरी को आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और वहां देखा जाए तो अनिल राजभर भी तैयारी कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी तैयारी कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो कल की डेट में ओम प्रकाश राजभर ने वहां जमीनी जायजा लिया, स्थल पे पहुंचे हुए थे, और यही अनिल राजभर गाजीपुर में अपने समाज के बीच में लोगों को मजबूत कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में जाने की अपील कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस पे कहना चाहूंगा कि उस कार्यक्रम में न अनिल राजभर जाने लायक है और न ओम प्रकाश राजभर जाने लायक है, दोनों लोग जाने लायक नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर के अस्तित्व को अगर कोई बेचा है, कोई सौदा किया है, तो ये दोनों नेताओं ने किया है। जब बहराइच में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम करने गए, 2002 से चिल्लाने वाले नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर से मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, उनके सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो उनकी जन्मभूमि थी वहां राजभर लिखवाना था, नहीं लिखा गया, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? इसका जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर है और इसका जिम्मेदार अनिल राजभर जी भी है। वहां के वो प्रभारी थे और वो उस समय विदेश दौरे पे थे, और ये जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके वहां राजभर न लिखवा करके ये नाकामी है उनकी, और समाज को और इतिहास को दबाने की कोशिश ये अनिल राजभर और प्रकाश राजभर दोनों बैठ करके अपने स्वार्थ की लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए ये मलाई खा रहे हैं। और महाराजा सुहेलदेव न तो विश्वविद्यालय पे लिखा गया आजमगढ़ में, न तो डाक टिकट पे लिखवा पाए, न तो एक्सप्रेस जो चला ट्रेन चला उस पे नहीं लिखवा पाए, न तो चितौरा में बहराइच में जो उनकी जन्मभूमि थी वहां लिखवा पाए। तो मेरे कहने का मतलब कि ये दोनों व्यक्ति अगर राजभर नहीं लिखवा पाए, ये दोनों नाकाम है, और इन दोनों को महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने का हक नहीं है। बिल्कुल, देखिए तो एक नए मामले की तरफ चल रहे हैं कि देखिए पूरे देश में एक यूजीसी का मामला चल रहा है। जैसे ही एक यूजीसी आया, विश्वविद्यालयों में लागू होना था, तो जैसे ही यूजीसी का नाम आया तैसे ही समर समाज विरोध करने लगा, और विरोध करने के बाद ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जो है उस पर रोक लगा दी। अब 4 दिन से मामला ये चल रहा है कि ओबीसी और एससी समाज जमीन पे, रोड पे, सड़क पे आ गया है। कहीं न कहीं दिल्ली, यही बनारस में अभी कल बीएचयू में धरना प्रदर्शन चल रहा था, फतेहपुर में, कानपुर में, और इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक, यहाँ तक कि पटना तक आग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बड़ा मामला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी बिल तो एक जो है कि यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव होता था, जो टैलेंटेड बच्चे थे, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग, इन बच्चों के साथ जो भेदभाव होता था और जो इनके साथ अप्रिय घटनाएं होती थी, मैं तो ये कह रहा हूं कि समर समाज के जो सम्मानित लोग विरोध कर रहे हैं, अब तो ये लग रहा है कि उनके अंदर जो मलाल था, दिल में जो पीड़ा थी, जो दर्द थी, जो सच्चाई थी, वो भी उगल दिए। वो तो बता दिए कि भाई अगर आप गलत नहीं करेंगे तो यूजीसी एक बिल जो है, एक तो एक कमेटी गठित हुई, विश्वविद्यालय में एक कमेटी गठित होगी, उस कमेटी में आपके भी लोग हैं, जिसमें जो है कि 10 कमेटी के अगर सदस्य होंगे तो 7 अगर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के होंगे तो 3 या 4 जो है कि समर समाज के भी होंगे। ऐसा कोई गाइडलाइन तो था नहीं, तो उसमें आपके लोग भी बैठेंगे और ये लोग बैठेंगे। तो ये कमेटी का एक गठन हुआ था कि अन्याय अत्याचार रोका जाए, और जब बड़ी घटनाएं हो जाएंगी तब शासन प्रशासन को जानकारी। इसमें जो है कि गलत तरीके से इसको पेश किया गया और इसका गलत विरोध किया गया। मैं इस बिल पे तो कहना चाहता हूँ समर समाज के लोगों से कि ऐ समाज के लोग, जब आप लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस आया, जो कि संविधान के प्रावधान में नहीं था, जो संविधान में था ही नहीं, और ईडब्ल्यूएस मिला, तो न तो एससी, न एसटी, न माइनॉरिटी, न पिछड़े ओबीसी समाज के किसी नेता, किसी छात्रों ने कोई विरोध नहीं किया, कोई नेता नहीं किया, कोई मंत्री नहीं किया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई वास्तव में समर समाज में भी गरीब अमीर हैं,
वहां भी उच्च नीच का जो भावना है उसको बराबर करने के लिए ईडब्ल्यूएस आ गया। हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया, लेकिन जब सरकार ने ईडब्ल्यूएस दिया, वो देखा कि सवर्ण समाज के हित में है, तो सरकार क्या जो बैठी है, तो सरकार ये क्यों नहीं देख रही है कि ओबीसी समाज का जो आरक्षण है विधानसभा और लोकसभा के लिए वो संविधान में नहीं था, तो क्या ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग अगर हम लोगों को अगर विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाए तो हम लोग भी बराबरी के दर्जे में आ जाएंगे। आज ओबीसी समाज भटक रहा है, तलवार के नोक पे है, हाशिए पे है, तो क्या हम लोगों को तो हक भी मिलना चाहिए। तो इस पे तो आप लोगों ने बात नहीं किया कि उनका भी हक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का हम लोग विरोध भी नहीं किए और एक ऐसा बिल आया जिससे न्याय मिल सके। नहीं तो एक आंकड़ा आप लोग उठा के 5 साल या 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेजों में जो आत्महत्याएं हुई है, ये आत्महत्या 99% एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों का हुआ है। अगर थोड़ा बताए, उसी को रोकने के लिए बिल लाया जा रहा था, उसी को रोकने के लिए बिल आया था। अगर अच्छा ये बिल इसलिए था कि जो गलत करेगा उस पर लागू होगा। तो आप लोग तो अपने अंदर की असलियत सच्चाई को बता दिया कि मैं पहले गलत करता था, गलत करता रहूंगा और गलत हूँ। इसका विरोध क्यों किया भाई? विरोध करने का तो कोई हक ही नहीं है, विरोध करने का कोई हक ही नहीं है। क्या लग रहा है कि जो मामला र्यूमर, जो जनता में र्यूमर फैल रहा है कि ये तो चुनावी स्टंट था, क्या इसको आप चुनावी मुद्दे को लेकर देख रहे हैं कि इस पे कोई फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए न आए, यूजीसी बिल वही लोग लाए, वही लोग रोक दिए, ये तो सरकार की मंशा थी। लेकिन सवर्ण समाज के प्रति जो भेदभाव था, जो मलाई था, वो आकर के कई बयानों में हमने देखा कि कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश हो रही है, एससी एसटी एक्ट की तरह ये मनमानी होगा, ये होगा, वो होगा। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर जो दिल में जो मलाल था, हम कह रहे हैं कि आप जो लड़ा रहे हो जाति को लेकर के, अब हिंदू हृदय सम्राट हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आप तेली तमोड़ी तक कहने शुरू कर दिए आप लोग। तो जब हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर भेदभाव की भावना, जातिगत जाति सूचक गालियां दी जा रही है, तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि यूजीसी लाना बहुत जरूरी था। और यूजीसी बहुत जरूरी इसलिए है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, हमारा राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर भेदभाव की भावना सवर्ण समाज गाली दे रहा है, जाति सूचक बात कर रहा है, तो यूजीसी तो बहुत जरूरी है। और यूजीसी लाना भी अगर आए या न आए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अब तो अपील करना चाहता हूं कि ऐसे सवर्ण समाज के लोग, अगर जिसको आप गधा बता रहे हो, उस गधे के ही ऊपर बैठ करके आपके लोग विधानसभा और लोकसभा गए हैं। आपके लोग जो है कि यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर जो है कुलपति बन के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन के बैठे हैं। अगर जिस दिन एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर के अगर अपने पे आ जाए, जिनको आप गधा कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पूरे भारत में आप लोग एक सीट नहीं जीत पाओगे, एक सीट नहीं जीत पाओगे। और मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था रही तो ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने लोगों को देखो, ये हमारे नहीं है, ये हमको गधा बता रहे हैं, हमको बेईमान बता रहे हैं, हमको चोर बता रहे हैं, हमको गलत बता रहे हैं और जमाने से कह रहे हैं। क्या हमारे गले में हारी और कमर में झाड़ू मुगलों ने बांधा था, मुसलमानों ने बांधा था? कौन बांधा था? ये कौन लोग थे? ये देवदासी प्रथा किसने चलाया था? देवदासी प्रथा ये मुगलों ने चलाया था। घड़ा का छू देने से या घड़ा का पानी पी लेने से हत्याएं हो जाती थी, कुएं पे चढ़ जाने से, कुएं का पानी पी लेने से कुआं अशुद्ध हो जाता था। ये मुगलों और अंग्रेजों की प्रथा थी या मुगलों ने किया था? कौन किया था ये बताइए ना। इसी से निजात पाने के लिए यूजीसी जरूरी था, एससी एसटी एक्ट जरूरी था, तमाम और जो है कि कानून बनाना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक्ट बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हो गया मनमानी। अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर हम लोगों को गधा, घोड़ा और चोर, बेईमान अगर आप लोग कहोगे, तो जिस दिन एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी समाज के लोग अपने पे आ जाएंगे,
पूरे भारत में न आप लोकसभा जा पाओगे न आप विधानसभा जा पाओगे। ये जगदेव बाबू कुशवाहा जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो वही लागू होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए थी विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने बात किया ब्रजेश राजभर जी। तो लगातार आप बने रहिए खबर एसएमएस टीवी के साथ, ऐसे ही बड़ी मुद्दों को हम दिखाएंगे अपने खबर एसएमएस टीवी के साथ। भैया